वेलकम फ्रेंड्स। एक्टिव पैसिव में हम अब लास्ट टेंस पे पहुंच चुके हैं। हमने पूरे टेंसेस डिस्कस कर लिए हैं एंड दिस इज़ द लास्ट टेंस ऑफ एक्टिव पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो दिस इज अवर पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी और कंफ्यूजिंग भी होगी साथ में, क्योंकि यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। एक तो शैल विल यूज़ होगा, एक हैव यूज़ होगा और एक बीन यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने में तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस को चेंज करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होगा और कहाँ नॉट आएगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इसके साथ में एक चीज़ और है कि इसमें जो टाइम वर्ड यूज़ होगा इस टेंस में, जैसे कि सिंपल पास्ट में यस्टरडे और लास्ट यूज़ होता है, उसमें प्रेजेंट में एवरीडे यूज़ होता है, इसमें बाय यूज़ होता है। अब ये बाय ये वाला बाय नहीं है, ये जो बाय है वो वाला बाय नहीं है, ये टाइम के आगे यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे मैं तुमको बताऊंगा, ट्रांसलेट करूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देख लो। जो टेंस का स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अगर है तो टाइम वर्ड्स। ओके, बिन नहीं आता, बिन पैसिव में यूज़ होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि परफेक्ट टेंस में बिन यूज़ होता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस भी देख लिया हमने, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो बीन जो है वो पैसिव में यूज़ होगा। ये तो दोनों यूज़ होंगे ही साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शैल और विल और हैव। तो let us begin the first example which is given here. She will have washed her clothes by 10 AM. तो सबसे पहले तो मैं उसका ट्रांसलेशन तुमको बता देता हूँ। इसका ट्रांसलेशन किस तरह का होता है। तो द ट्रांसलेशन विल बी लाइक दैट, वह 10 बजे तक अपने कपड़े धो चुकी होगी। देखो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन मतलब कोई क्रिया फ्यूचर में उस समय तक कंप्लीट हो गई होगी। अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उस समय तक वो पूरा काम कर दिया गया होगा। तो इस तरह से इस टेंस को यूज़ करते हैं हम, है ना। तो जैसे कि मैंने रात तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, मैंने मेरा काम 11 बजे तक पूरा कर दिया होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल इस टेंस में यूज़ होते हैं और उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने तुमको बता दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव में। तो जब सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। वॉश, क्या वॉश करना है? हर क्लोथ्स। देखो, हर और क्लोथ्स को अलग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर उसके कपड़े इस तरह का चेंज है, आई मीन ऑब्जेक्ट हैं। तो पूरा हर क्लोथ्स आएगा, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर क्लोथ्स सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और उसके बाद में विल आ गया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शेल और विल लिखा है, पहले मैं तुमको बता दूँ। तो शेल जनरली हमने सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्कस किया था, तो आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम शेल यूज़ करेंगे। तो विल यूज़ हो गया। अब हैव आ गया। अब इसमें हैव हैज़ का चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा, हैज़ लिखना ही नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर बीन यूज़ होगा। इसके बाद में थर्ड वर्ब, तो ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में थर्ड वर्ब होते ही है, ये अच्छी बात है। तो वॉश्ड हमने लिख दिया। उसके बाद में अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स हैं नहीं। अदर वर्ड्स के बाद में क्या है? बाय, तो हमने बाय लिख दिया। और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास में सब्जेक्ट है शी, तो उसको क्या बना दिया हमने? हर बना दिया। और ये पूरा टाइम वर्ड है स्टूडेंट्स। ये जो बाय है उसका मीनिंग इसमें तक ऐसा करना है कि उस समय तक, तो 10 बजे तक। तो ये पूरा बाय
यहाँ पर यूज़ होगा बाय प्लस टाइम, तो 2 बाय आएंगे, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुमको कि 2 बाय कैसे आएंगे। ओके ठीक है, तो ये टाइम वर्ड एज अ टाइम वर्ड यूज़ हुआ है, सो वी विल राइट डाउन दिस बाय 2 इन द सेंटेंस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? 10 बजे तक उसके द्वारा कपड़े धोए जा चुके होंगे, ऐसा ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा एफर्मेटिव सेंटेंस। नहीं समझ में आए तो और एक बार रिवाइज करके देख लो, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सेकंड एग्जांपल, दिस इज नेगेटिव, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बाय इवनिंग। तो देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आया, विल यूज़ हुआ। अब जो नॉट यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल भी है और हैव भी है, तो हमेशा जो नॉट होता है ना, फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद तो आता ही है, लेकिन फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद में आएगा। यहाँ पर क्योंकि विल और हैव है, तो विल के बाद में हम नॉट लिखेंगे, शेल है तो शेल के बाद में आएगा। तो दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बाय इवनिंग, मतलब शाम तक वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन है। अब हम बढ़ते हैं इसके पैसिव की तरफ। तो क्या नहीं खेल चुके होंगे? क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट लिख दिया हमने। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर को देखो, विल, तो विल आ गया, शेल नहीं लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, विल लिख दिया। फिर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने नॉट लिख दिया, देखो यहाँ पर भी विल के बाद नॉट आएगा, तो यहाँ पर भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा। फिर हैव लिख दिया, अब हैव के बाद में क्या है? बिन, बिन को भूलना नहीं है क्योंकि परफेक्ट में बिन यूज़ होता है, तो बिन लिख दिया हमने। थर्ड वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, अदर वर्ड्स नहीं है, तो बाय, बाय के बाद में दे जो है यहाँ पर, तो दे का हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट दैम, तो दैम, और ये जो टाइम वर्ड है वो हमने लिख दिया यहाँ पर बाय इवनिंग, तो शाम तक उनके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया होगा। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया इस सेंटेंस का। ठीक है, तो शाम तक उनके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया होगा, तो ये बाय जो है स्टूडेंट, बाय प्लस टाइम, ये इसके आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस की। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को, विल को ही हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, सब्जेक्ट के आगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने विल आगे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, तो विल यू, फिर हैव सब्जेक्ट के बाद में आएगा। ठीक है, 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ में यूज़ नहीं करना है इंट्रोगेटिव में। तो विल यू हैव मेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट संडे, दिस इज द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब इंट्रोगेटिव का चेंज करते हैं पैसिव में, तो गलती से वो उसको एफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको यहाँ पर वही का वही लिख देना है, यहाँ पर वही आएगा, कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर है सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, और साथ में यहाँ पर आई और वी नहीं है, तो विल लिख दिया। अब यहाँ तो यू है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, विच इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सो विच इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस? मेड, बनाना। क्या बनाना है? प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, तो दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने बना दिया सब्जेक्ट, तो विल दिस प्रोजेक्ट। अब दूसरा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैव, ये जो हैव है जैसे इसके बाद में आया है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में आया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना उसके बाद में आएगा। अब हैव के बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन आएगा, पीछे का वैसे का वैसा, सिर्फ यहाँ ही इंट्रोगेटिव में और WH में इतना ही चेंज होगा, यहाँ तक पीछे का हैव के बाद का वैसे का वैसा रहेगा। ओके, तो विल लिख दिया, दिस प्रोजेक्ट हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, फिर हैव लिख दिया, हैव के बाद में बिन आ गया, ये जो बिन है बिन हमने लिख दिया, उसके बाद में थर्ड वर्ब जो है, तो थर्ड वर्ब हमने यहाँ पर लिख दिया, थर्ड वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स नहीं है सेंटेंस में, तो फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय लिख दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। और ये जो पूरा टाइम है
वो पूरा टाइम वैसे का वैसा बाय नेक्स्ट संडे हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट, विल यू हैव मेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट संडे। क्या, देखो सिंपल इंट्रोगेटिव में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ ही जाएगा, ठीक है। क्या अगले संडे तक तुम ये प्रोजेक्ट बना चुके होंगे, ओके, फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा। क्या अगले संडे तक ये प्रोजेक्ट तुम बना चुके होंगे, ये होगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट, क्या अगले संडे तक तुम्हारे द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जा चुका होगा। तो दिस इज़ द ट्रांसलेशन, ठीक है। समझ में ना आए एक बार और रिवाइज करके देख लेना, then you will understand easily. Now let's move to the next sentence. This is WH word. अब WH word सेंटेंस में सबसे पहले तो WH word आता है। देखो ये इंट्रोगेटिव और WH में कोई फ़र्क नहीं है, इसके आगे सिर्फ WH word यूज़ हो जाएगा और WH का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो WH word प्लस shall will प्लस have you थर्ड वर्ब by प्लस टाइम, ठीक है। थर्ड वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, ओके। तो व्हाट विल हैव यू सोन बाय नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये जो है यू तुमको विल के बाद लिखना है, देन व्हाट विल यू हैव सोन बाय नेक्स्ट मंथ। तो WH वर्ड शैल विल, तो विल लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया और थर्ड वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट भी आता है लेकिन ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो। तो ये मेन पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है। तो अब इसको चेंज करेंगे। तो WH वर्ड लिख ही देना है, कोई उसमें सोचने की बात नहीं है। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, विल लिख दिया हमने। अब विल के बाद में हम क्या लिखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पर विल के बाद में हमने क्या लिखा, दिस प्रोजेक्ट लिखा था। तो यहाँ पर भी हम दिस ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है ही नहीं। अगर सोन के बाद में ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते, ठीक है। तो व्हाट विल यू हैव सोन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को निकाल देना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, तो WH वर्ड आ गया, देखो फिर हैव विल आ गया, और विल के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, नहीं है कोई बात नहीं, तो ऑब्जेक्ट के बाद में हैव आ जाएगा। हैव के बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिन, थर्ड वर्ब, फिर अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लिख दिया हमने, और बाय के बाद में हमने यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया यू, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और पीछे का जो ये टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड वैसे का वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो व्हाट विल यू हैव सोन बाय नेक्स्ट मंथ, ओके। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने चेंज किया, व्हाट विल हैव बीन सोन बाय यू बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक्चुअली यहाँ पर जो नेक्स्ट होता है उसके आगे आर्टिकल द यूज़ होता है, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि नेक्स्ट ऐसा वर्ड है जिसके आगे हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, बाय द नेक्स्ट, ठीक है। तो व्हाट विल यू हैव बीन सोन बाय यू नेक्स्ट मंथ, पहले तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा अगले महीने तक तुमने क्या बो दिया होगा। बोना मतलब ज़मीन में हम कुछ उगाते हैं, है ना, जो बीज उगाते हैं उसकी बात है। सो स्यू सोन, ये इसका फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब है। तो SOW सो फर्स्ट वर्ब है, तो उसका थर्ड वर्ब सोन बनता है, ठीक है। तो अगले महीने तक तुमने क्या उगा दिया होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि पूछा ही है हमने, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन तो आ ही जाएगा समझ में कि अगले महीने तक तुम्हारे द्वारा क्या बो दिया गया होगा। तो इसमें अदर वर्ड में ऐड कर सकते हो, इन द फील्ड, इन द फार्म, खेत में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नहीं किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट चेंज होगा
तो व्हाट का व्हाट लिखना है, विल का विल आ जाएगा। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, तो जो आगे का वर्ड उसके बाद का जो स्ट्रक्चर आता है, हैव आ गया, बीन आ गया और थर्ड वर्ब आ गया, उसको कंटिन्यू कर देना है, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्टिव में से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं सेंटेंस को। नाउ वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट, पैसिव टू एक्टिव। पैसिव में से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फ्रूट्स विल हैव बीन सोल्ड बाय देम बाय टुमारो। तो ये पैसिव सेंटेंस है। हमेशा ये याद रखना है स्टूडेंट कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में या कहीं पर कोई टेस्ट होता है तो जब इस तरह का दिया जाता है चेंज द वॉइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिव टू पैसिव ही हो, पैसिव टू एक्टिव भी होगा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तुमको स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। एक्चुअली स्टार्ट जो है वो यहाँ से होगा। अगर जो सब्जेक्ट है वो क्रिया कर पाएगा तो वो जनरली एक्टिव होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो विल बी एक्टिव में आता है, हैव बी एक्टिव में आता है, लेकिन बीन एक्टिव में नहीं आता है। ओके, तो बीन जब आए तब समझ लेना चाहिए, बीन प्लस थर्ड वर्ब भी देखना है हमें। जब ये आए तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये सेंटेंस पैसिव में है। तो स्ट्रक्चर्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, फ्रूट्स विल हैव बीन सोल्ड बाय देम बाय टुमारो। इसको हम चेंज करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, जनरली ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाय देम, ठीक है। तो क्योंकि ये एफर्मेटिव है तो सिंपल है, हम बाय देम को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय तो निकल जाएगा और देम का क्या बनेगा, दे, ठीक है। तो यहाँ पर दे बन गया, तो हमने दे लिख दिया, और दे के बाद में विल लिख देंगे, फिर हैव लिख देंगे। बिन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिव में बिन नहीं आता है, पैसिव में यूज़ होता है, तो बिन रिमूव हो जाएगा। और जो ये थर्ड वर्ब है सोल्ड, तो सोल्ड आ गया, थर्ड वर्ब लिख दिया, थर्ड वर्ब का थर्ड वर्ब वही रहेगा। फिर जब वर्ब लिखो तब सीधी तुम्हारी नज़र कहाँ जानी चाहिए, यहाँ पर, ओके। तो इस जगह पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इसको, तो फ्रूट का फ्रूट रहेगा, बाय टुमारो। फिर ये जो टाइम वर्ड है वो टाइम वर्ड वैसे का वैसा लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बाय को रिमूव नहीं करना है, ये जो बाय है इस बाय को तुम रिमूव नहीं करोगे, बिकॉज ये तो टाइम वर्ड के साथ में यूज़ हुआ है, सो यू कैन नॉट रिमूव दिस बाय, ओके। सो नाउ लेट अस सी द ट्रांसलेशन, कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, कल तक उनके द्वारा फ्रूट्स बेचे जा चुके होंगे, ओके। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और इसका ट्रांसलेशन एक्टिव का क्या होगा, क्योंकि एक्टिव है, कल तक वे फ्रूट बेच चुके होंगे, कल तक वे फ्रूट बेच चुके होंगे, ये इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव, 100 फिशेस विल नॉट हैव बीन कलेक्टेड बाय इवनिंग। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम इसको चेंज करेंगे, इसको एक्टिव बनाएंगे, पैसिव है, बीन आ गया है, ओके। तो इसको हम एक्टिव बनाएंगे। तो एक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ये अफर्मेटिव नेगेटिव थोड़े से एक जैसे होते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ बाय दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि तुम इवनिंग को सब्जेक्ट बना दो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। क्योंकि इवनिंग सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये टाइम वर्ड है, तो इसको तो छूना ही नहीं है, इसको तो जहाँ है वहाँ पर ही रखना है, देयर विल बी नो एनी चेंज, ओके। तो यहाँ पर हमें बाय इवनिंग से पहले कोई भी एज्यूम कर लेना है। तो अब फिशेस की बात है, तो फिशेस कौन कलेक्ट करता है, तो फिशरमैन करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर जरूरी नहीं है फिशरमैन ही लिखो, ही भी लिख सकते हो, बाय हिम, जैसे कि यहाँ पर हमने बाय हिम ऑब्जेक्ट लिख दिया, पर यहाँ पर मैंने फिशरमैन लिखा है, तो ठीक है। तो बाय फिशरमैन,
तो यहाँ पर हमने फिशरमैन को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, हम पैसिव में से एक्टिव में बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम 100 पीसेस को ही फिशेस को ही आगे लिख दो। तो फिशरमैन को हमने जैसे कि यहाँ पर एज्यूम कर लिया, अनुमान लगा लिया कि बाय फिशरमैन, तो फिशरमैन को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो फिशरमैन बन गया। तो फिशरमैन के बाद में विल का विल आ गया, नेगेटिव है तो नॉट लिख दिया हमने, हैव का हैव आ गया, बिन आएगा बिन नहीं आएगा, क्योंकि ये हम एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। देन कलेक्टेड है तो कलेक्टेड, थर्ड वर्ब है तो कलेक्टेड का यहाँ पर सेम वर्ड हमने कलेक्टेड का कलेक्टेड ही लिख दिया। अब वर्ब के बाद में सीधी नज़र तुम्हारी आगे आनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो 100 फिशेस को 100 फिशेस ही लिखना है, ठीक है, अदर वर्ड्स है नहीं। और लास्ट में बाय इवनिंग को हम वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ जस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या होगा। तो 100 फिशेस विल नॉट हैव बीन कलेक्टेड बाय इवनिंग, शाम तक 100 मछलियाँ कलेक्ट नहीं की गई होगी, शाम तक 100 मछलियाँ 100 फिशेस कलेक्ट नहीं की गई होगी, ओके। और यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हमने कर दिया कि फिशरमैन के द्वारा, यहाँ प्लूरल है, बहुत सारे हैं, है ना, फिशरमैन के द्वारा, सॉरी, फिशरमैन ने शाम तक 100 फिशेस कलेक्ट नहीं की होगी, फिशरमैन ने शाम तक 100 फिशेस कलेक्ट नहीं की होगी, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर फिशरमैन है तो इसीलिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट उसको बना दिया कि फिशरमैन ने शाम तक 100 फिशेस कलेक्ट नहीं की होगी। और यहाँ पर अगर हम बाय फिशरमैन लिखते हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि शाम तक फिशरमैन के द्वारा 100 फिशेस कलेक्ट नहीं की गई होगी, ऐसा लिख देना, ओके। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिस इज़ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि हमने आगे देखा कि विल पहले आता है, तो ये पैसिव है सेंटेंस, तो इसलिए विल आया। पेपर, द पेपर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम बाय द नेक्स्ट मंथ, तो इसको हम चेंज करेंगे तो विल का तो विल ही रहेगा। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो पेपर को पेपर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर बाय प्लस हिम देखेंगे तो देखना है कि बाय हिम है यहाँ पर, तो बाय हिम का बाय तो निकल जाएगा, ये बाय, और हिम का क्या बनेगा, ही, तो हमने यहाँ पर ही बना दिया, देखो। और ही के बाद में क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो अब क्या बचा, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब हैव तो हैव लिख दिया, बिन, बिन आएगा नहीं एक्टिव में, थर्ड वर्ब तो हमने थर्ड वर्ब प्रिपेयर्ड जो है हमने प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर्ड लिख दिया, थर्ड वर्ब, ओके। और जैसा कि वर्ब ख़त्म होता है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो विच इज़ द सब्जेक्ट, द पेपर्स, तो हमने यहाँ पर द पेपर्स लिख दिया। और द पेपर्स के बाद में अदर वर्ड्स है नहीं, तो ये टाइम वर्ड जो है, तो टाइम वर्ड हमने लिख दिया बाय द नेक्स्ट मंथ, ओके। तो बस ये याद रखना है कि ये दो बाय जो है वो अलग अलग हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन स्टूडेंट क्या होगा, विल द पेपर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम बाय नेक्स्ट मंथ, क्या अगले महीने तक उसके द्वारा पेपर तैयार किए गए होंगे या किए जा चुके होंगे, ऐसा होगा, क्या अगले महीने तक उसके द्वारा पेपर तैयार किए जा चुके होंगे। और इसका ट्रांसलेशन ये एक्टिव में है तो कैसे बनेगा, क्या वह अगले महीने तक पेपर्स प्रिपेयर कर चुका होगा, ऐसा होगा। तो कर लिया होगा, कर चुका होगा, दोनों वर्ड तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैसिव सेंटेंस में से हमने एक्टिव सेंटेंस देखे। आई होप स्टूडेंट तुमको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें 2 बार बाय यूज़ होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स 2-3 यूज़ होते हैं। तो अगर तुम वीडियो को देखोगे 3-4 बार दैन यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। बस कंसंट्रेशन रखना है अपना एंड कॉन्फिडेंस रखना है कि यस आई विल श्योरली लर्न इट, ओके। सो if you see this video again and again 2 times, 3 times, 4 times until you understand, जब तक समझ में ना आए तब तक इस वीडियो को देखते रहो स्टूडेंट,
और तुमको श्योर समझ में आ जाएगा। अगर तुमने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस ज़रूर से देख लेना, क्योंकि शुरुआत से अगर हम कुछ सीखते हैं तो फिर पीछे के टॉपिक्स हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर हम बीच में देखना शुरू करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट टेंस, वी हैव कंप्लीटेड हियर ऑल द टेंस। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड हियर 8 टेंस। तो 8 टेंस कंप्लीटली तुमको अच्छे से स्टडी करने हैं एंड आई एम श्योर यू विल लर्न इट वेल। अब इस वीडियो के बाद में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक्स कंप्लीट करना, ब्लैंक्स फिलअप करना, चेंज द वॉइस कि पर्टिकुलर टेंस का सेंटेंस है उसको कैसे पैसिव में से एक्टिव में या एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आऊँगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यू विल ऑल्सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस अगर तुम सोचो कि सिर्फ एक ही बार वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट दैट कि ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहता है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो अगर हम बेसिक ग्रामर नहीं सीखते हैं तो हम उस लैंग्वेज को अच्छे से कभी नहीं सीख पाते हैं। ना हमारी स्पीकिंग अच्छी होती है, ना हमारी राइटिंग अच्छी होती है। सो it is very important to understand the basic grammar so that we can learn any language, any foreign language easily. So I hope student you will follow all this, and till then take care.